Let's get started with the revision of chapter number 5 administrative law. Again weightage depend करेगा 5 to 8 9 marks. ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है कि हमेशा 2 क्वेश्चन मिलेंगे. नॉर्मली 1 क्वेश्चन आता है, लेकिन कभी कभी 2 या 2 से ज्यादा भी आ सकते हैं. एक अटेम्प्ट में इसमें से 3 क्वेश्चन भी आए हुए हैं, तो आप इसको ऐसे नहीं ले सकते कि बिल्कुल आएगा ही नहीं कुछ भी. इसमें से एक क्वेश्चन तो फॉर श्योर हर चैप्टर में से आता है, लेकिन इसमें से 1 से ज्यादा भी आ सकता है. तो आप उसी तरह से कंसीडर करके चलें कि हमें 1 से ज्यादा क्वेश्चन भी मिल सकता है. अब बात करें इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन हमें यहां से नहीं पढ़ना है. मैंने एक फ्लो चार्ट आपके लिए बनाया हुआ है. फ्लो चार्ट से ही हम इसको कवर करेंगे. क्लास में भी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जितने फ्लो चार्ट से आप कवर कर लोगे उतना माइंड में ज्यादा इजीली फिट हो जाएगा. थ्योरी पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है. फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग अगर डेफिनेशन और मीनिंग देखें एडमिनिस्ट्रेटिव का, लॉ का, तो लॉ जो किससे डील करता है, पावर, फंक्शन और रेस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी, ऑफ गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज. तो वो वाला लॉ क्या कहलाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. तो ये ऑर्डिनरी पर्सन पे अप्लाई नहीं होगा, इट विल बी एप्लीकेबल ऑन पब्लिक अथॉरिटीज. ज्यूरिस्ट बहुत सारे हुए हैं जिन्होंने इसकी डेफिनेशन दी है, जैसे केनेथ कल्ब डेविस ने कहा इट इज लॉ कंसर्निंग द पावर एंड प्रोसीजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज. एल्बर्ट वेन डाइसी ने कहा पार्ट ऑफ नेशंस लीगल सिस्टम डिटरमाइनिंग द लीगल स्टेटस एंड लायबिलिटीज ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स. आइवर जेनिंग्स ने कहा लॉ रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन डिटरमाइनिंग पावर एंड ड्यूटीज ऑफ अथॉरिटीज एडमिनिस्ट्रेटिव. एज वी हैव डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 1 सोर्सेज ऑफ लॉ, कि लॉ की कोई एक यूनानिमस डेफिनेशन नहीं हो सकती, बिकॉज वेरियस ज्यूरिस्ट हैव गिवन डेफिनेशन एट वेरियस टाइम्स. तो डिफरेंट टाइम पे दी गई डेफिनेशन सेम कैसे हो सकती है. तो डेफिनेशन में बी समवेयर डिफरेंट, लेकिन आपको उसमें से डिराइव करके वो वाली डेफिनेशन निकालनी जो आपके केस में काम आ रही हो. नीड क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, नीड को भी हम किससे पढ़ेंगे, चार्ट से पढ़ेंगे. पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज वाइड. देखो जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो देखो पहले वाली सी बात तो रही नहीं है कि पहले क्या होता था, सरकार के लिमिटेड से काम थे तो आराम से काम हो जाता था, चीजें सेंट्रलाइज भी हो तो क्या दिक्कत है. लेकिन आज की डेट में गवर्नमेंट के काम बहुत बढ़ गए हैं, तो बढ़ गए काम तो हमें करना क्या पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बनाना पड़ेगा, जिससे कि हम जब पावर्स डेलीगेट करें तो प्रॉपर वे में उसको कंट्रोल कर सके. क्वेश्चन इस पे भी आता है नीड में से. क्वेश्चन कैसा आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ बाय प्रोडक्ट of the ever increasing functions of the government, explain या elaborate. तो अब आपको यहीं से आंसर देना पड़ेगा कि क्यों एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की नीड लगी. उन्होंने साफ साफ नीड नहीं पूछा, लेकिन अल्टीमेटली दे वांट टू आस्क नीड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. वो ही पूछना है लेकिन थोड़ा घुमा के पूछा. पॉलिसी बनाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं या एडजुडिकेट करते हैं लॉ को, रूल्स बाय लॉज, क्लैरिफिकेशन या नोटिफिकेशन जारी करते हैं. रेशनल बिहाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, क्यों बनाया गया एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच के गैप को फिल करने के लिए. क्योंकि हमने जब सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हमने ये पढ़ा कि जो ये सेपरेशन ऑफ पावर है दैट इज नॉट एब्सोल्यूट. क्योंकि अगर हम एकदम से सेपरेट कर देंगे तो ये कभी भी किसी के काम को चेक नहीं कर सकते. तो जुडिशरी इज गिवन सम पावर्स टू चेक द things that are being done by the legislature as well as the executive. तो इसके बीच के गैप को फिल करने के लिए हमें किसकी नीड लगी, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या करेगा, ऑपरेशन और डिक्टेटरशिप को रिमूव करेगा. कहीं अगर डिक्टेटरशिप जैसी चीजें लग रही हो या कहीं किसी को दबाया जा रहा हो, जो माइनॉरिटीज है उनको दबाया जा रहा हो, तो हम उसको चेक कर सकते हैं. साथ ही साथ रिड्रेशल मैकेनिज्म देंगे किसको, एग्रीव्ड पर्सन को. अगर कोई भी किसी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन से एग्रीव्ड है तो हम उसको रिड्रेसल मैकेनिज्म भी प्रोवाइड कराएंगे थ्रू दिस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. अब इसके सोर्सेज क्या क्या, पहला कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा स्टेट्यूट, तीसरा ऑर्डिनेंसेस और चौथा आपका जुडिशियल डिसीजन. कॉन्स्टिट्यूशन कैसे, आर्टिकल 73 और 62. आर्टिकल 73 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को और आर्टिकल 62 एम्पावर करता है पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबलीज को, मतलब स्टेट को. किस चीज के लिए, लॉ मेकिंग के लिए. तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारा किसका सोर्स बन जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का. स्टेट्यूट, पीस एंड ऑर्डर, टैक्स कलेक्शन, ग्रोथ, इन सब के लिए जो कानून बनाए गए हैं वो भी हमारा सोर्स है किसका, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का. ऑर्डिनेंसेस हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में. आर्टिकल 213 फॉर गवर्नर, आर्टिकल 123 फॉर प्रेसिडेंट इन एब्सेंस ऑफ लेजिस्लेचर. जुडिशियल डिसीजन टू फिक्स गवर्नमेंट्स लायबिलिटी एंड फ्यूचर गाइडेंस. तो दीज ऑल आर द सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन इंडिया. इसी को यहां पे इलेबोरेट किया गया है, तो आप एक बार रीड आउट जस्ट कर लेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा. मेन एसेंस वही था, आर्टिकल 73 और 62.
डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन हमने लगा रखी है कि कोई भी किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करता है, स्टेट अपने लॉ बनाती है, सेंट्रल अपने लॉ बनाती है, और अगर कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें तो दोनों मिलकर लेजिस्लेट कर सकते हैं। एक्ट और स्टेट्यूट में भी हम यही ट्राई करते हैं कि हम सोसाइटी की नीड्स को ध्यान में रखते हुए एक्ट बनाएं, पीस और ऑर्डर मेंटेन रहे। ऑर्डिनेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन, नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर जो दिए जाते हैं वो इसलिए दिए जाते हैं कि व्हेनेवर देयर इज एब्सेंस ऑफ लेजिस्लेचर और इमरजेंसी में कुछ करना पड़े तो इनके थ्रू भी काम हो सकता है। जुडिशियल डिसीजन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने सोर्सेज ऑफ लॉ में भी जुडिशियल प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था, तो इट इज अ ब्रांच ऑफ कॉमन लॉ। ये जो जुडिशियल डिसीजन आते हैं ये अनरिटन लॉ का पार्ट बनते हैं और कॉमन लॉ बन जाते हैं। तो ये कॉमन लॉ भी तो हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ निकल करके आता है। अब देखो एक डिफरेंस दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन से आता है डायरेक्टली, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पावर्स और प्रोसीजर से रिलेटेड है कि जब भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे, फंक्शन करेंगे या कुछ ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे, तब जो एक काम में आएगा दैट इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। जबकि डेफिनेशंस चीजों की कहां पे दी जाएगी? कॉन्स्टिट्यूशन में। ये जीनस है, मदर ऑफ ऑल लॉ इन इंडिया। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सिर्फ एक स्पीसीज है, एक ब्रांच आप कह सकते हो। ये वेरियस ऑर्गन ऑफ द स्टेट से डील करेगा, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट से डील करेगा, जबकि ये उनकी फंक्शन की बात करेगा। जब वो मोशन में आएंगे तो कैसे कैसे फंक्शन करेंगे उसकी बात जो करेगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होगा। सुपीरियरिटी, डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लेजिस्लेचर, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ उसके सबऑर्डिनेट होगा। टाइप, ये थियोरेटिकल वन है, ये प्रैक्टिकल और फंक्शनल है। कभी कभी डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है तो आप इसको याद कर सकते हो पॉइंट्स को। चलिए अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रेशन की। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रेशन? डिस्क्रेशन मतलब डिसीजन मेकिंग पावर। क्वेश्चन इस पे से भी आ सकता है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअल में। इसमें पूरा जुडिशियल कंट्रोल आपका इंक्लूड है। जुडिशियल कंट्रोल में आपका जुडिशियल रिव्यू भी आ जाएगा, तो इसमें सब टॉपिक्स भी बहुत सारे हैं जिनसे आपका रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। फ्रीडम ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू चूज फ्रॉम अमंग्स वेरियस ऑल्टरनेटिव, ये एक्चुअल में एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की एक फ्रीडम है जो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स में से वो चूज कर सकते हैं। विद रूल्स ऑफ रीजन एंड जस्टिस, विदाउट एनी पर्सनल विम, एक्ट विदाउट एक्सप्लेनेशन। कि जैसे मान लो मैंने पावर्स क्यों दी, जैसे कि मुझे किसी से फंक्शन परफॉर्म करवाना है तो पावर्स दिए बिना फंक्शन परफॉर्म कैसे होगा? तो ड्यूटी जब किसी को दोगे तो पावर्स भी देनी पड़ेगी। पावर एंड ड्यूटी आर इनसेपरेबल, उनको सेपरेट नहीं करा जा सकता। गवर्नमेंट हर चीज खुद नहीं कर सकती, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन और एम्प्लॉयज को पावर देनी पड़ती है, अमेंड की, एप्रोगेट की और मेक की। रूल्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव इज इट्स फंक्शनिंग। ह्यूमनली इम्पॉसिबल है क्योंकि अकेले कितने काम कर लोगे तुम, कहीं ना कहीं तुम्हें पावर का डेलीगेशन करना पड़ेगा। और जैसे ही पावर का मिसयूज होगा तो तुम्हें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। लेजिस्लेचर और जुडिशरी ने मिलकर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को कंट्रोल करना है। जुडिशियल कंट्रोल 3 स्टेज पे होता है, ऑर्डिनरी और इक्विटेबल, स्टेट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशियल कंट्रोल। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशियल कंट्रोल कि आर्टिकल 73 और 62 कहता है कि पावर दी जाती है पार्लियामेंट को और स्टेट को लॉ बनाने की, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने अगर कोई लॉ पास किया, न्यू इनेक्टमेंट, तो अगर उसको जुडिशियल रिव्यू में ले जाया गया और उसको डिक्लेयर कर दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो वो वॉइड हो जाएगा। इसका मतलब कि उनकी पावर्स पे भी लिमिट लगाई जा सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है whenever you are providing any kind of legislative powers to any body, so you can do one thing, you can control those powers by doing judicial review। और judicial review किसका पार्ट है? जुडिशियल कंट्रोल का। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर तुम्हें वॉइड डिक्लेयर करना है तो देखो जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट किसका करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट का भी कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट का भी कर सकती है, जबकि हाई कोर्ट सिर्फ और सिर्फ उसी स्टेट के एक्ट का जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू हाई कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट तो अपने जुरिस्डिक्शन में जो स्टेट है उसी के लॉ को जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, पर सुप्रीम कोर्ट कहीं के भी लॉ को जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। जुडिशियल रिव्यू का केस लो क्या है? मनसुख लाल विठल दास चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। कि जब भी सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करेगी तो सिर्फ रिव्यू करेगी, सब्स्टिट्यूट नहीं करेगी। मेरे पास अगर कोई चीज रिव्यू के लिए आती है तो आई कैन ओनली से इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वॉइड डिक्लेयर कर दूंगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन मैं अपनी तरफ से चीजें बना के नहीं दे सकता बिकॉज आई एम नॉट एक्सपर्ट इन लॉ मेकिंग।
मुझे सिर्फ उसमें कमी निकालनी है, उसको क्रिटिसाइज करना है, देन आफ्टर वापस भेज देना। इट इज देयर ड्यूटी टू चेक द थिंग्स एंड करेक्ट देम। जब भी जुडिशियल रिव्यू होगा 5 एरियाज देखो, कहीं पावर तो एक्सीड नहीं की डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ने कहीं लॉ की एरर तो नहीं की, अथॉरिटी ने ब्रीच ऑफ नेचुरल जस्टिस तो नहीं किया, नेचुरल जस्टिस हम लास्ट में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, अनरीजनेबल डिसीजन तो नहीं है। शुरुआत में ही हम जब सीपीसी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम ये चीज पढ़ते हैं कि रीजन के साथ डिसीजन आना चाहिए। तो जजमेंट इज नॉट ओनली अ डिसीजन, इट इज अ डिसीजन विथ अ रीजन। तो अगर अनरीजनेबल डिसीजन लिया तो वो भी चेक करना पड़ेगा। अब्यूज ऑफ पावर, अब्यूज हियर मींस मिसयूज, कि कहीं आपने पावर्स का मिसयूज तो नहीं किया है। अब जुडिशियल रिव्यू 2 स्टेज पे हो सकता है। पहला, जब पावर्स दी जा रही है, मतलब अर्लियर स्टेज जिसको तुम बोल सकते हो। जब पावर्स को एक्सरसाइज किया जा रहा है, मतलब लेटर स्टेज पे। तो पहले हम कैसे करेंगे कंट्रोल, जब भी मैं पावर दूं तो आर्टिकल 14 और 19 को देख लो। आर्टिकल 14 और 19 को क्यों देखा, क्योंकि एक इक्वालिटी की बात करता है, एक फ्रीडम की बात करता है। अगर कहीं भी आपने पावर किसी को दी है और उस पावर से इंफ्रिंजमेंट हो रहा है आर्टिकल 14 और 19 का, तो दैट मींस वो पावर क्या है, अल्ट्रा वायर्स है। उतनी पावर्स आपको देनी ही नहीं चाहिए। आर्टिकल 14 और 19 में फिर हम क्या देखेंगे, आर्टिकल 14 में हम सिर्फ ये देखेंगे आर्बिट्रेरीनेस नहीं होनी चाहिए, कहीं भी पक्षपात नहीं होना चाहिए। अगर आप दे रहे हो तो पावर इस तरह से दो कि किसी के राइट्स इंफ्रिंज ना हो, और मेनली कौन सा राइट, राइट टू इक्वालिटी, कि इतनी पावर्स मत दो कि पावर्स का मिसयूज होना शुरू हो जाए। आर्टिकल 19 में हम किसकी बात करते हैं, फ्रीडम की। हमें 6 तरह की फ्रीडम प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो इफ योर फ्रीडम इज इन्फ्रिंज्ड बाय एनी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन दैट हैज बीन टेकन बाय एनी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, तो वो गलत माना जाएगा। तो उसके लिए केस है डॉक्टर राम मनोहर वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। ईस्ट इंडिया पंजाब सेफ्टी एक्ट एक एक्ट था जिसके अकॉर्डिंग पावर दी गई एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि वो किसी को भी वहां से निकाल सकता है, एक्सटर्नमेंट दे सकता है, अगर उसको लगा कि ये पर्सन खतरा है यहां के लिए, इससे पीस डिस्टर्ब हो सकती है। पर ये लॉ टेम्परेरी नेचर का था, हमेशा के लिए तुम इसको यूज नहीं कर सकते। इसमें चेक लगाया गया। चेक क्या लगाया गया, जब भी तुम किसी को निकालोगे तो उसको ग्राउंड्स कम्युनिकेट करोगे उसको निकालने का, और अगर वैलिड ग्राउंड्स नहीं है तो वो एक्सटर्नमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा। तो इसका मतलब अनलिमिटेड पावर नहीं है। अगर तुमने किसी को निकाला है, वो बंदा तुम पे केस भी कर सकता है कि उसका एक्सटर्नमेंट सही नहीं है, तो फिर कोर्ट चेक करेगी कि तुमने सही किया या गलत किया। अब लेटर स्टेज पे कैसे, जब तुमने एक बार पावर दे दी तो क्या तुम चेक नहीं करोगे कि वो क्या काम कर रहे हैं। तो अथॉरिटी हैज नॉट एक्सरसाइज इट्स डिस्क्रिशन प्रॉपर्ली, तो इसको हम कहते हैं अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन। अथॉरिटी ने माइंड ही नहीं लगाया, नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। अभी हम किसको पढ़ रहे हैं, जुडिशियल रिव्यू को, जिसकी 2 स्टेजेस थी। अर्लियर स्टेज में हम कॉन्स्टिट्यूशन से कंट्रोल कर रहे थे आर्टिकल 14 और 19 से। लेटर स्टेज में हम बात करेंगे अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन और नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड की। सबसे पहले अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन में पहला आता है मैलिफाइड इंटेंशन। अगर तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का जो एक्शन लिया गया है वो उसमें मैलिफाइड इंटेंशन है, तो फिर वो गलती है ना। टाटा सेल्यूलर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है कि गवर्नमेंट लोवेस्ट टेंडर को भी रिजेक्ट कर सकती है, दूसरे को ले सकती है, पर एक वैलिड रीजन उसके पीछे देना चाहिए कि इनका टेंडर क्यों सही है। अगर उसमें घपलेबाजी हुई है तो वो लायबल बनेंगे। इररेलेवेंट कंसिडरेशन, इसका क्या मतलब होता है, गवर्नमेंट ने तुम्हें एक पर्पस के लिए पावर दी अथॉरिटी को, लेकिन वो दूसरे पर्पस के लिए यूज किए जा रहा है। यूज ऑफ सच पावर फॉर अदर पर्पस ऑल्सो, वो काम तो कर ही रहा है, साथ ही साथ दूसरा काम भी किए जा रहा है। लीविंग आउट रेलेवेंट कंसिडरेशन, ये तो और खतरनाक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पावर जिस पर्पस के लिए दी, तुम उस पर्पस को छोड़ के बाकी सारे काम किए जा रहे हो, मतलब मेन काम तो तुम कर ही नहीं रहे हो, अलग ही काम किए जा रहे हो। उसके बाद आता है आर्बिट्रेरी ऑर्डर्स, तुमने पक्षपात किया है, तुम्हारी पर्सनल इच्छाओं पे बेस तुमने ऑर्डर्स निकाले हैं, तो वो ऑर्डर्स वैलिड नहीं माने जाएंगे। इम्प्रॉपर पर्पस में दोनों आ जाते हैं, इररेलेवेंट कंसिडरेशन और लीविंग आउट रेलेवेंट कंसिडरेशन, तो दोनों को तुम इसमें इंक्लूड कर सकते हो। एक में आप सही काम के साथ गलत कर रहे हो, दूसरे में आप सही काम तो कर ही नहीं रहे, सिर्फ गलत ही गलत काम किए जा रहे हो। कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर, इसको तुम रिलेट कर सकते हो कलरेबल लेजिस्लेशन से, कि आप एक्चुअल में शो कर रहे हो कि आप सही कर रहे हो, लेकिन यू आर डूइंग समथिंग दैट इज टोटली रॉन्ग। तो सामने से आप दिखा रहे हो कि यू आर वेरी नाइस पर्सन, यू आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ मैलिफाइड इंटेंशन, बट अंदर ही अंदर तुम गलत काम कर रहे हो। पावर ऑस्टेंसिबली यूज्ड फॉर सच पर्पस बट इन रियलिटी फॉर अदर पर्पस, दिखावे के लिए कुछ और, एक्चुअल में कुछ और। नॉन कंप्लायंस, रूल्स रेगुलेशन बने तो मानने पड़ेंगे ना, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट भी होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी होते हैं, तुम इनमें से किसी को भी फॉलो नहीं करोगे तो क्या माना जाएगा, अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन। एंड अब्यूज हियर मींस मिसयूज। एक्सीडिंग ज्यूरिसडिक्शन, तुम्हारे ज्यूरिसडिक्शन में वो चीज आई नहीं रही है, अल्ट्रा वायर्स यूज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर शैल मेक इट वॉइड।
अब दूसरा आता है नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, बुद्धि का यूज नहीं करना। एक्टिंग अंडर डिक्टेशन, कोई तुम्हें डिक्टेट किए जा रहा है, मतलब कोई इशारे कर रहा है, कोई तुम्हें डायरेक्शंस दे रहा है, तुम वैसे का वैसे काम किए जा रहे हो, बुद्धि नहीं लगा रहे। सेल्फ रेस्ट्रिक्शन, तुमने अपने पैरों में बेड़ियां बांध ली है कि मैं इससे ज्यादा काम कर ही नहीं सकता, दो यू आर प्रोवाइडेड विद पावर बट यू आर नॉट यूजिंग दैट पावर इन द करेक्ट मैनर। एक्टिंग मैकेनिकली विदाउट एनी ड्यू केयर, तुम चीजों का ध्यान नहीं रखते, सिर्फ मशीन की तरह काम करते हो, इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट, यू आर लीस्ट कंसर्न अबाउट कि सही क्या है गलत क्या है। तो ये किस में आएगा, नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड में। तो देखो ये यहां पे आके आपका जुडिशियल रिव्यू खत्म होता है। बस एक लास्ट एग्जांपल देख लो, केस स्टडी है कमिश्नर ऑफ पुलिस वर्सेस गोवर्धन दास भंजी। गवर्नमेंट ने पावर दी लाइसेंस देने की कंस्ट्रक्शन के, किसको, पुलिस कमिश्नर को, इसने लाइसेंस भी दिए लोगों को, फिर इन्होंने कहा कैंसिल कर दो सारे लाइसेंस, इसने कैंसिल कर दिए। तो भाई क्यों कैंसिल किए, व्हाट इज द रीजन फॉर कैंसिलेशन, यू शुड आस्क फर्स्ट। तो ये बिना बुद्धि के काम कर रहा है। तो जुडिशियल रिव्यू का क्वेश्चन जब भी आएगा, ये किसका पार्ट है, जुडिशियल कंट्रोल का। पहली चीज जुडिशियल कंट्रोल का पार्ट है, और दूसरी चीज इसमें ये ध्यान रखना है कि दो स्टेजेस पे होता है, अर्लियर और लेटर। अर्लियर स्टेज में हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 और 19 की बात करते हैं, और लेटेस्ट स्टेज में हम किसकी बात करते हैं, अब्यूज ऑफ डिस्क्रेशन, जिसके कुछ पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, और लास्ट में हम बात करेंगे नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। तो पूरा आंसर आपको यहां तक लिखना पड़ेगा। अब आता है दूसरा जुडिशियल कंट्रोल, दैट इज स्टैट्यूटरी जुडिशियल कंट्रोल। अपील टू हाई कोर्ट और रेफरेंस टू हाई कोर्ट और स्टेटमेंट ऑफ केस, एक्सप्लेनेशन ऑफ डिसीजन। तो देखो स्टेट्यूटरी अपील मतलब कई सारे एक्ट ऐसे बने हुए हैं जिसमें क्या होते हैं, डायरेक्टली ट्राइब्यूनल से अपील कहां जाती है, हाई कोर्ट में। तो ये भी तो क्या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ही है कि ट्राइब्यूनल के पास क्या थी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दी गई थी किसी केस को डिसाइड करने की। हमें लगा कि ट्राइब्यूनल ने सही डिसीजन नहीं लिया, तो हमने उसका जुडिशियल रिव्यू करने के लिए या उस पर कंट्रोल जुडिशियल एस्टेब्लिश करने के लिए अपील उस पर बना दी कि हाई कोर्ट उस पर चेक कर सकती है थ्रू अपील। रेफरेंस टू हाई कोर्ट, कई बार होता है कि ट्राइब्यूनल किसी केस को ले नहीं रही होती है, अब हाई कोर्ट क्या करती है, उस केस को अपने पास रेफर करवा लेती है। सपोज करो मैं गया ट्राइब्यूनल में केस को फाइल करने, ट्राइब्यूनल ने मेरा केस नहीं लिया, मैंने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी कि ट्राइब्यूनल मेरा केस नहीं ले रही, दो इट इज द ड्यूटी ऑफ द ट्राइब्यूनल टू टेक द केस। तो दो ऑप्शन है, या तो वो ट्राइब्यूनल से कहेंगे केस लो, या फिर वो कह सकते हैं रेफर कर दो हमें। तुम तो सिर्फ ये बोल दो कि तुम नहीं लोगे तो हम अपने आप देख लेंगे इसको, तो इस तरह से रेफर होके भी केस जा सकते हैं। ऑर्डिनरी और इक्विटेबल जुडिशियल कंट्रोल, इसमें क्या होता है कि अपार्ट फ्रॉम रेमेडी डिस्कस अबाउट देयर आर सर्टेन ऑर्डिनरी रेमेडी, मतलब ये तो हमने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, पर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट आप नॉर्मल सिविल कोर्ट में भी केस फाइल कर सकते हो, वहां से भी तुम्हें रेमेडी मिल जाएगी। और ये रेमेडी किस पे बेस्ड होगी, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी पे। तो यहां से आपको जो रेमेडी मिलेगी वो इक्विटेबल रेमेडी, और इसमें इंक्लूड क्या होगा, इंजंक्शन, डिक्लेरेटरी एक्शन और एक्शन फॉर डैमेजेस, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होगी। तो इंजंक्शन, डिक्लेरेटरी एक्शन या एक्शन फॉर डैमेजेस, ये तीन तरह की ऑर्डिनरी और इक्विटेबल रेमेडी तुम्हें मिल सकती है, किससे, किसी भी नॉर्मल सिविल कोर्ट से। इंजंक्शन एक प्रिवेंटिव रेमेडी है, कभी भी मेन रेमेडी नहीं होती है, आप पढ़ चुके हो, मैंडेटरी होता है, प्रोहिबिटरी इंजंक्शन होता है, या फिर ये टेम्परेरी और परमानेंट इंजंक्शन भी हो सकता है। तो प्रोहिबिटरी मैंडेटरी में क्या डिफरेंस है, फॉरबिड करता है किसी कंडक्ट को कि ये रॉन्गफुल एक्ट है तुम नहीं कर सकते, इसमें इंटरलोकेटरी या टेम्परेरी भी हो सकता है, परपेचुअल भी हो सकता है। टेम्परेरी मतलब क्या है, प्रिजर्व करेगा स्टेटस को आज की डेट में किसी चीज का जो स्टेटस है वो ऐसे कैसे इंटैक्ट रहना चाहिए जब तक कि केस की हियरिंग नहीं हो जाती, वो डिसाइड नहीं हो जाता। परपेचुअल में ये हमेशा फुल हियरिंग के बाद आएगा। मैंडेटरी मतलब जब आपको किसी ओब्लिगेशन को फुलफिल करने से रोका जा रहा है, मतलब कोई काम हो नहीं रहा है, तो उसको करवाने के लिए मैंडेटरी इंजंक्शन दिया जा सकता है। जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर ने, इंफ्रिंजमेंट हुआ किसी पर्सन के कॉपीराइट का, एग्रीड पर्सन ने कहा कि मैंडेटरी इंजंक्शन दो, कंपेल करो कि चीजें वापस वैसे की वैसे की जाए, तो ये मैंडेटरी हो सकता है। अब देखो डिफरेंस भी आ सकता है टेम्परेरी और परपेचुअल इंजंक्शन में, आया हुआ एक बार एग्जाम में। टेम्परेरी क्या है, ट्रायल के पहले भी दिया जा सकता है, मतलब ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन पहले ही दिया जा सकता है। परपेचुअल हमेशा फुल ट्रायल के बाद होता है। टेम्परेरी इंजंक्शन प्रोविजनल होता है लेकिन ये परमानेंट होता है। टेम्परेरी इंजंक्शन को इंटरलोकेटरी भी कहते हैं और वो सीपीसी से दिया जाता है। परपेचुअल परमानेंट होता है जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से मिलता है। ये प्लेंटिफ के केस, बिफोर प्लेंटिफ एस्टेब्लिशिंग इस केस एट द ट्रायल एंड कंटिन्यूज अप टू अ स्पेसिफाइड टाइम, ये केस होने से पहले ही दिया जाता है, मतलब इंजंक्शन इज द
इंटरिम रिलीफ दैट इज प्रोवाइडेड बिफोर द फाइलिंग ऑफ केस, लेकिन परपेचुअल हमेशा कब होगा? जब पूरी हियरिंग हो जाएगी, डिफेंडेंट की भी तुम सुन लोगे, उसके बाद ये परपेचुअल इंजंक्शन आएगा। रिप्लेसमेंट टेम्परेरी परपेचुअल बन सकता है, लेकिन परपेचुअल कभी भी टेम्परेरी नहीं बन सकता। अब देखो लास्ट इसमें आता है डिक्लेरेटरी एक्शन। रजिस्ट्रार ने एग्रीड पर्सन को रिफ्यूज कर दिया प्रॉपर्टी रजिस्टर करने के लिए, डाउट रहा उसको ओनरशिप का, ये मूव कर गया कोर्ट में, कोर्ट ने इसको डिक्लेरेटरी डिक्री दे दी कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो सकता है, तो डिक्लेरेटरी एक्शन किस पे होगा? रजिस्ट्रार पे, कि क्यों तुम इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे। तो ये क्या इसमें आएगा? ऑर्डिनरी और इक्विटेबल, ये सेकंड है एक्चुअल में। अब थर्ड क्या आएगा? एक्शन फॉर डैमेजेस। मान लो किसी पब्लिक सर्वेंट ने कोई रॉन्ग एक्ट किया, तो पर्सन क्या हो गया? एग्रीड, तो डैमेजेस मांग सकता है कोर्ट से। कोर्ट से बोल सकता है कि मेरा नुकसान पब्लिक सर्वेंट ने किया है, तो अब मुझे तुम क्या करो? कॉम्पनसेशन दिलवाओ उस पर्सन से। तो रॉन्गफुल एक्ट कभी भी हुआ, नेग्लिजेंट रहा एक पब्लिक सर्वेंट, तो गवर्नमेंट को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा जो भी डैमेजेस उस पर्सन ने सफर किए हैं उसके लिए। अब इसमें एक टॉपिक आता है नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी इसके एक्सेप्शंस पूछता है खाली, लेकिन तब भी आपको नेचुरल जस्टिस तो बताना पड़ेगा। ये प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिए गए हैं, पर जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत जरूरी है और लोगों का न्याय व्यवस्था में विश्वास बना रहे, इसके लिए बनाया गया है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में दो है, नेमो जुडिक्स इन कोजा सुआ और ओडी ऑल्ट्रम पार्टम। बहुत ही सिंपल सी चीज है, कोई भी पर्सन अपने केस में जज नहीं बन सकता, क्योंकि हम अपने को थोड़ी ना सजा देंगे। मतलब जहां भी मेरा कोई तरह का इंटरेस्ट होगा किसी केस में, आई विल नॉट मेक एनी रेशनल डिसीजन, ऑब्जेक्टिव डिसीजन नहीं आएगा जब मेरा इंटरेस्ट होगा। इसके दो एस्पेक्ट है, पहला नो पर्सन एंड डायरेक्ट स्टेक ऑफ जज इन द मैटर, नो रियल पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग बायस्ड। बायसनेस कितनी तरीके की हो सकती है? पिकूनियरी, पर्सनल और सब्जेक्ट मैटर। पिकूनियरी मतलब मनी के टर्म्स में, पर्सनल मतलब अगर पार्टी आपकी नोन है तो कैसे आप उसको सजा दोगे। सब्जेक्ट मैटर अगर जज को इंपैक्ट करता है तो फिर जज कैसे उसको सजा सुनाएगा या कैसे रेशनल डिसीजन लेगा। तो नेमो जुडिक्स कहता है कि जजेस की किसी भी तरह की बायसनेस नहीं होनी चाहिए, ना तो आज की डेट में ना ही कोई संभावनाएं हो बायसनेस होने की, तो उसी को हम क्या कहते हैं? नेमो जुडिक्स। दूसरी तरफ है ओडी ऑल्ट्रम पार्टम, इसका लिटरल मीनिंग होता है हियर द अदर साइड। रूल ऑफ फेयर हियरिंग भी इसी को कहते हैं। नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, किसी की भी बात सुने बिना तुम उसको सजा नहीं सुना सकते या उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। एसेंशियल क्या है? राइट टू नोटिस, कि जब भी किसी पर्सन पे केस हो तो उसको तुम्हें समन देना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि तुम्हारे पास खिलाफ क्या केस हुआ है। राइट टू प्रेजेंट फाइल रिटर्न कॉपी केस एंड एविडेंस, उसको डिफेंस का स्टेटमेंट देना है तो उसको अलाउ करो कि दे सके। राइट टू रिब्यूट और डिनाई एडवर्स एविडेंस, उसके खिलाफ आने वाले एडवर्स एविडेंस को वो डिनाई कर सके, ये भी तुम्हें देखना पड़ेगा। डिस्क्लोजर ऑफ एविडेंस, एविडेंस जितने भी उसके खिलाफ आ रहे हैं तुम्हें डिस्क्लोज करने पड़ेंगे ताकि वो उनको रिब्यूट करने की कोशिश कर सके। अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन रिगार्डिंग एविडेंसेस अगेंस्ट हिम, स्पीकिंग ऑर्डर, रीजन, डिसीजन। लास्ट में एक चीज आती है कि जब भी आप डिसीजन लोगे तो रीजन के साथ डिसीजन आना चाहिए। अगर तुम्हारे डिसीजन में रीजन नहीं है तो दैट इज नॉट अ वैलिड डिसीजन। तो दो रूल है नेचुरल जस्टिस के, पहला है नेमो जुडिक्स जिसमें हम जजेस की बायसनेस को रिमूव करते हैं, और दूसरा आपका है ओडी ऑल्ट्रम पार्टम जिसमें हम कहते हैं अदर साइड को सुने बिना तुम डिसीजन नहीं ले सकते। इसी को यहां इलेबोरेट करके बताया गया है फेयर हियरिंग को, कि नोटिस पर पर्सन को प्रॉपर्ली देना चाहिए। अगर नोटिस ही नहीं मिलेगा तो वो एक्शन कैसे लेगा। प्रेजेंट केस एंड एविडेंस, मैं अपना केस प्रेजेंट कर पाऊं तो मुझे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड की देनी चाहिए। रिब्यूट कर सकूं एडवर्स एविडेंस को, कैसे? क्रॉस एग्जामिनेशन से और लीगल रिप्रेजेंटेशन से। अगर कोई गवाह मेरे खिलाफ आया है, कोई सबूत मेरे खिलाफ मिला है, तो आई शुड बी अलाउड टू क्रॉस एग्जामिन। मैं नहीं करूंगा, मेरा प्लीडर कर लेगा। लीगल रिप्रेजेंटेशन, अगर मेरे को लीगल हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मैं अपना लॉयर तो लूंगा जो मुझे डिफेंड करेगा। सारे एविडेंसेस मुझे बताए जाने चाहिए और लास्ट में जो डिसीजन आए वो बिल्कुल सही होना चाहिए। स्पीकिंग ऑर्डर्स आने चाहिए। अब देखो इसके एक्सेप्शंस पे मेनली कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पे आप नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर सकते। तो पहला, अगर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ने कोई लॉ बना दिया तो वहां आप नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि तुम्हें ये पेनल्टी देनी पड़ेगी, तो अब आप पूछ नहीं सकते पेनल्टी क्यों लगेगी। पर हां, कई सारे ऐसे लॉ जिसमें ऐसी चीजें होती है, जब आप पे चीजें थोप दी जाती है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी बता दिया जाता है। पर सारे तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। कई सारे लॉ, जैसे टैक्स का पेमेंट करना है, तुमने आईटीआर नहीं फाइल की टाइम पे,
तो तुम्हें कौन पूछने आएगा कि क्यों नहीं फाइल की? वहां पे रूल ऑफ फेयर हियरिंग अप्लाई नहीं होगा, नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं कर सकते। इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है तो तुम कभी भी नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं कर सकते। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मान लो तुम देश छोड़ के भाग रहे हो या फिर कहीं जा रहे हो, मैंने तुम्हारा पासपोर्ट इंपाउंड कर लिया, उस टाइम पे तुम्हें कितना भी बोलो मुझे, लेकिन मुझे एक्शन लेने के लिए कहा गया कि इस पर्सन को जाने से रोकना है। भले ही बाद में ये प्रूव हो जाए कि तुम इनोसेंट थे, तुम कोई अपराध करके नहीं भाग रहे थे, लेकिन मेरी ड्यूटी थी तो मुझे फुलफिल करनी पड़ेगी, वहां भी नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं होगा। इंटरिम डिसिप्लिनरी एक्शन थर्ड है, अभय कुमार वर्सेस के श्रीनिवासन का केस है कि अगर मान लो एक स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट को कॉलेज में चाकू मार दिया, अब हम नहीं जज करने वाले कौन सही है और कौन गलत है, वो तो जज कोर्ट करेगी, लेकिन हमने उस स्टूडेंट को डीबार कर दिया कि तुम कॉलेज में नहीं आ सकते जिसने चाकू मारा। उसने कहा कि मेरी बात तो सुनो, तो उन्होंने कहा इंटरिम डिसिप्लिनरी एक्शन है कि हम कॉलेज का माहौल या पीस को खराब नहीं कर सकते, तो तुम्हें वहीं बाहर रहना पड़ेगा जब तक कि डिसीजन नहीं आ जाता। इम्प्रैक्टिकेबल, कि कई बार ऐसी मजबूरी हो जाती है कि प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉलो नेचुरल जस्टिस, तो फिर कैसे फॉलो करेंगे। एकेडमिक इवैल्यूएशन, जब भी एकेडमिक इवैल्यूएशन होता है तो पर्सन तुम्हें एनालाइज कर लेता है और उसके बेसिस पे अपना जजमेंट दे देता है। वहां तुमसे पूछा नहीं जाता कि तुमने ये लिखा तो ऐसा क्यों लिखा, ये आंसर क्यों दिया, ऐसा क्यों नहीं दिया। तो दीज आर द 5 पॉइंट्स वेयर नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल विल नॉट अप्लाई इन एनी केस, किसी भी केस में अप्लाई नहीं होंगे। तो जब भी एक्सेप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आए तो पहले आपको नेचुरल जस्टिस को एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा, भले ही इलैबोरेट मत करो ज्यादा, सिर्फ 2 प्रिंसिपल बता दो और फिर उसके बाद एक्सेप्शन बता देने हैं। इफेक्ट ऑफ फेलियर ऑफ नेचुरल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस जब फेल होगा तो क्या इफेक्ट आएगा। अथॉरिटी ने ऑर्डर निकाला, पर्सन क्या हो गया, एग्रीड, तो या तो वो वॉइड एब इनिशियो होगा, वॉइडेबल होगा। वॉइड एब इनिशियो मतलब नल फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से डिसीजन सही नहीं था। वैलिड अनलेस क्वेश्चन बाय कोर्ट, ये वॉइडेबल कब है, जब कोर्ट उसको क्वेश्चन करे, मतलब पार्टी जब केस करेगी तो कोर्ट देखेगी वेदर इट इज वॉइडेबल और नॉट, तो मूव करना पड़ेगा कोर्ट में उसके नेचर को जानने के लिए। तो आई एम नॉट अ पर्सन हु इज गोइंग टू जज कि ये वॉइड है या वॉइडेबल है, मुझे पहले कोर्ट में जाना पड़ेगा, देन द कोर्ट विल सी वेदर द डिसीजन इज वॉइड और वॉइडेबल। वॉइड मतलब बिगिनिंग से, वॉइडेबल मतलब जो बाद में क्वेश्चन किया जा सकता है, मतलब शुरू से गलत नहीं था, बाद में जाके गलत हुआ है। अब आते हैं लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट पे। कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी भी हो सकती है, टोटियस लाइबिलिटी भी हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, आर्टिकल 299(1) और आर्टिकल 299(2) कहता है अगर मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट करना है तो प्रेसिडेंट के नाम से होगा, स्टेट गवर्नमेंट के से करना है तो गवर्नर के नाम से। लेकिन याद रखना 299(2) इनको इम्यूनिटी देता है कि ये पर्सनली उस चीज के लिए लायबल नहीं होंगे। इन्होंने सिर्फ नाम दिया है अपना, काम तो इसके पीछे कोई और कर रहा है। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हमेशा बना हुआ रहना चाहिए। अगर आपका गवर्नमेंट के साथ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या होगा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट मुझ पे अप्लाई होता है वैसे ही सरकार पे अप्लाई होगा। श्रीलेखा विद्यार्थी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की कॉन्ट्रैक्चुअल फील्ड में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जस्टली, फेयरली एंड रीजनेबली एक्ट करना चाहिए किसको, सरकार को। तो कॉन्ट्रैक्चुअल फील्ड में भी इक्वालिटी का प्रिंसिपल फॉलो होगा, तो कहीं भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सेक्शन 70 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसकी बात करता है कि देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट एज सच, पर समझा जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट के जैसा। तो जब गवर्नमेंट की कोई ड्यूटी होती है तुम्हारे प्रति तो देयर इज नो लीगल कॉन्ट्रैक्ट मेड बिटवीन यू टू, बट स्टिल इट इज कंसीडर्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट, और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो गवर्नमेंट तुम्हें कॉम्पनसेट करेगी। सूट अगेंस्ट स्टेट इन टोट, टोट में भी केसेस हो सकते हैं, इसको हम लॉ ऑफ टोट में विकेरियस लायबिलिटी के नाम से पढ़ चुके हैं। एज वी ऑल नो टोट इज अ सिविल रॉन्ग, जो किससे अराइज होता है, एक सिविल ड्यूटी के ब्रीच से, पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टोट में इंक्लूड नहीं होता। रेस्पॉन्सिबिलिटी थी एक पर्सन की पर आ गई किसके ऊपर, दूसरे पे, तो उसको हम कहते हैं विकेरियस लायबिलिटी। जैसे कि सर्वेंट है किसी पर्सन का जिसने दूसरे को हार्म किया तो मास्टर विल बी हेल्ड लायबल। तो सेम ऐसे जब पब्लिक सर्वेंट गलती करेगा तो लायबल कौन होगी, गवर्नमेंट होगी उसके लिए, तो इसको हम कहेंगे विकेरियस लायबिलिटी। State would of course not be liable if the act done were necessary for protection of life or property, पर स्टेट तब लायबल नहीं होगा जब आपके स्टेट्यूटरी ड्यूटी या सोवर्न फंक्शन परफॉर्म होंगे। मतलब गवर्नमेंट की ड्यूटी थी किसी चीज को प्रोटेक्ट करना और उन्होंने वही काम किया है तो वो कभी भी इस चीज के लिए लायबल नहीं बनेंगे। अब बात करते हैं डैमेजेस की। अब देखो, मेरा अगर कुछ नुकसान हुआ है तो आई विल आस्क फॉर द कॉम्पनसेशन। पब्लिक सर्वेंट नेग्लिजेंट रहा अपनी ड्यूटी में पर उससे तो कॉम्पनसेशन नहीं मिल सकता, तो किससे लेंगे,
सरकार से। लेकिन क्या उसको छोड़ देंगे? अगर उसने गलत किया तो उसको पनिशमेंट अलग मिलेगी, लेकिन कॉम्पनसेशन तो हम किससे मांगेंगे? सरकार से मांगेंगे। इंडिया की कोर्ट्स आजकल इस चीज में बहुत आगे हो गई है। पहले ये लोग नहीं देते थे कॉम्पनसेशन, गवर्नमेंट मना कर देती थी हर चीज को सोवर्ण फंक्शन बता के, लेकिन आज की डेट में हमने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं जिनमें कॉम्पनसेशन दिलवाया जाता है। तो बहुत सारे प्रोनाउंसमेंट ऐसे हुए हैं, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, जिसमें स्टेट को भी लायबल बोला गया है। कौन सी लायबिलिटी? विकेरियस लायबिलिटी के तहत। ऐसा ही एक केस है रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। 14 साल तक एक पर्सन को जेल में रखा बिना किसी कारण के, तो उसको 30,000 रुपए का कॉम्पनसेशन दिलाया गया एज अ डैमेज फ्रॉम द कोर्ट। सहेली अ वुमेन्स रिसोर्स सेंटर वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली। एक 9 साल के बच्चे को इतनी बुरी तरह से पुलिस ने पीटा मारा कि उसकी डेथ हो गई। उसकी फैमिली को 75,000 कॉम्पनसेशन दिलाया गया एज पर लॉ ऑफ टोर्ट्स। व्हाट अबाउट दैट पब्लिक सर्वेंट? उसकी लायबिलिटी अलग रहेगी। ये तो सिर्फ हम कॉम्पनसेशन की बात कर रहे हैं। लायबिलिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट क्या रहेगी? अगर पब्लिक सर्वेंट ने खुद भी गलत किया है, कोई सोवर्ण ड्यूटी नहीं थी, तो उसको भी तुम्हें लायबल बोलना पड़ेगा अगर उसने आउटसाइड द स्कोप काम किया है। और अगर उसने अपनी ड्यूटी कहीं ना कहीं बोनाफाइड इंटेंशन से परफॉर्म किए तो वो फिर लायबल नहीं बनेगा। तो यू हैव टू सी कि वो अल्ट्रा वायर्स गया या नहीं, कहीं उसका मेलाफाइड इंटेंशन था या नहीं था। अगर ऐसा कुछ भी तुम्हें दिखता है तो यू कैन मेक द पर्सन लायबल। तो लायबिलिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट सेपरेट रहेगी और विकेरियस लायबिलिटी गवर्नमेंट की अलग रहेगी। तो अगर किसी ने किसी को मार दिया है तो उस पे तो मर्डर का चार्ज लगेगा, दैट विल बी अ सेपरेट लायबिलिटी। लेकिन जो कॉम्पनसेशन की जिम्मेदारी वो किस पे आ जाएगी? सरकार पे आ जाएगी। लायबिलिटी ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन, तो सबसे पहले तो ये सब जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है, क्या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, पब्लिक कॉर्पोरेशन आर सेम, इनकॉर्पोरेटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन। मैनेजमेंट का पैटर्न, पावर ऑफ फंक्शन, एरिया ऑफ एक्टिविटी, रूल्स रेगुलेशन, एम्प्लॉइज कैसे होंगे, क्या होंगे, सब कुछ कौन बताएगा? कंसर्न्ड एक्ट बताएगा। तो कंपनीज एक्ट के थ्रू जैसे आपकी एनसीएलटी बनी, एनसीएलटी बनी, ये भी क्या कह सकते हो तुम? पब्लिक कॉर्पोरेशन। या कोई बॉडी जो क्रिएट होती है किसी लॉ से, तो जैसे कि आईसीएसआई, आईसीएआई, ये भी किस में आएंगे? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में। एक कॉर्पोरेशन जरूरी नहीं है एक एक्ट से बने, एक से ज्यादा भी बनाई जा सकती है सेम एक्ट से, जैसे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन फॉल इन दिस कैटेगरी, जो एक ही एक्ट से बहुत सारी बॉडीज भी बनाई जा सकती है। पब्लिक कॉर्पोरेशन के एग्जांपल, स्पेशल एक्ट से बनती है, ऑटोनोमस होती है, पर अगर चाहे तो हेल्प ले सकती है गवर्नमेंट की, उसकी खुद की सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है। मैनेज करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें इंडिविजुअल्स होते हैं जो ट्रेंड होते हैं बिजनेस मैनेजमेंट में, और मेंबर ऑफ बोर्ड को नॉमिनेट कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। सेल्फ सफिशिएंट होती है फाइनेंशियल मैटर में, पर अगर हेल्प लेनी हो तो ले सकते हैं। इन एंटरप्राइजेस के जो एम्प्लॉइज होते हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट बाय फॉलोइंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिक्रूटमेंट डिसाइडेड बाय द बोर्ड। कैसे रिक्रूट होंगे मेंबर्स? जैसा भी बोर्ड डिसाइड करेगा उसके अकॉर्डिंग ये रिक्रूट होंगे। अब टॉकिंग अबाउट द लायबिलिटी, तो लायबिलिटी कैसी होगी? सेम एज पब्लिक सर्वेंट। अगर इन्होंने कोई गलत काम किया तो जैसे एक पब्लिक सर्वेंट की लायबिलिटी आती है वैसे ही पब्लिक कॉर्पोरेशन की भी लायबिलिटी आएगी। तो यहां आके आपका ये चैप्टर खत्म होता है। देखो इस चैप्टर में भी आपको सबसे पहले नीड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ करना है, उसके बाद जुडिशियल कंट्रोल में भी मेनली आपको क्या पढ़ना है? जुडिशियल रिव्यू के बारे में, एंड देन आफ्टर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और उसके एक्सेप्शन, और लास्ट में लायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। ब्रॉडली क्लासिफाइड इतना ही है, तो इसको तुम समराइज्ड वे में आराम से कर सकते हो।